नमस्कार। समसामयिक मुद्दों पर आधारित कार्यक्रम बीच बहस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन स्वीकार कीजिए। नमस्कार, गौरव शर्मा की ओर से। अक्सर हम इस बात पर गर्व महसूस करते हैं कि हम उस देश के निवासी हैं जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने का सौभाग्य मिला हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले देशों में है हमारा भारत। दुनिया भर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है हमारा भारत। जब भी बात आती है विकास और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की, तो दुनिया आशा और विश्वास के साथ देखती है भारत की तरफ। और जब दुनिया की एक बड़ी शक्ति हो कोई देश, तो बहुत जरूरी हो जाता है देश में एक सक्षम और समर्थ सरकार का होना। साल 2014 भारत के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया, क्योंकि इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में कई दशक के बाद एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार सत्ता में आई। और उसके बाद सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के संकल्प के साथ जुट गई देश के विकास में। और इसके बाद आने वाले 8 साल में भारत ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का वो दौर देखा जो आने वाले नए भारत की इबारत लिख रहा है। और आज इन्हीं सुनहरे 8 सालों और इसमें हुई विकास यात्रा पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमती शोभा चौहान। आप आम जनता से जुड़ी एक जनप्रतिनिधि हैं और इस समय पाली जिले के सोजत से विधायक हैं। हम आपको बता दें कि विधायक चुने जाने से पहले आप प्रधान भी रही हैं और जनप्रतिनिधि रहते हुए आपको शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया है। शोभा जी, आज के हमारे कार्यक्रम में और हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार गौरव जी। आपको देख करके, आपके व्यक्तित्व को देख करके हमें एक ऐसा लग रहा है कि एक जनप्रतिनिधि होने के साथ, एक विधायक होने के साथ ऐसा लग रहा है कि एक पारिवारिक सदस्य की तरह से हम आपको अनुभव कर रहे हैं। क्या आपको एक जनप्रतिनिधि के रूप में आपके क्षेत्र की जनता भी इसी रूप में देखती है? जी सर, मुझे आपके सब बुजुर्गों के और सब मेरे कार्यकर्ताओं के और सब बड़ों के आशीर्वाद से मुझे ये पद प्राप्त हुआ। और मैंने इस पद पर रहते हुए, इससे पहले मैं प्रधान थी और प्रधान रहते हुए मैंने शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों में जहाँ पर जैसे कनेक्टिंग रोड के रास्ते नहीं थे बच्चों के स्कूल आने के, संपर्क सड़क संपर्क नहीं था, बच्चों के पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ मैंने स्कूलों में काफ़ी कार्य करवाए प्रधान रहते हुए। तो उसके लिए मुझे राज्य स्तरीय सम्मान दिया गया 2015 में। तो उसके लिए तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और शोभा जी, जैसा कि हमने बात की कि इस समय हम 8 साल बेमिसाल की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 8 साल का समय पूरा कर लिया और एक आशा और विश्वास के साथ दुनिया इसे देख रही है। अगर मैं एक समग्र रूप में आपसे पूछूं कि बीते 8 सालों को इस देश के लिए आप क्यों महत्वपूर्ण मानती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत में काफ़ी कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। उनके समय में नए नए आयाम स्थापित किए हैं और देश में एक अलग जगह से, मतलब लोगों से बीच में मैं जब जाके देखा तो काफ़ी भारत में भी काफ़ी कीर्तिमान स्थापित हुए हैं जो भूतो न भविष्यति। पहले ऐसा कभी नहीं सोचा था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मतलब 20 घंटे काम करके इस देश के लिए उन्होंने रात दिन एक करके गए, भारत का जो विदेशों में जाके मान बढ़ाया है उसको हम मतलब भूल ही नहीं सकते कि इतनी मेहनत करके उन्होंने इस स्तर पर भारत देश का मान बढ़ाया विदेशों में भी। जी, आपसे मौजूदा केंद्र सरकार के बारे में, उनके कार्यों के बारे में और उनके प्रयासों के बारे में आपसे बहुत विस्तार से बात करेंगे। लेकिन आप क्योंकि एक महिला हैं तो हमारा मन ये कर रहा है कि आपसे सबसे पहले बातचीत की जो शुरुआत है वो एक ऐसे काम से किया जाए, महिलाओं को राहत देने के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए और उनके विकास के लिए मौजूदा केंद्र सरकार के ऐसा कौन से कार्य का आप उल्लेख करना चाहेंगी जो एक, जैसा कि आपने अभी एक शब्द प्रयोग किया, न भूतो न भविष्यति, तो ऐसा कौन से कार्य और उपलब्धि का आप उल्लेख करना चाहेंगी जो महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण समझती हैं आप? और जी भाई साहब, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए, महिलाओं का सम्मान ऊंचा उठे, इसके लिए सर्वप्रथम उन्होंने उज्ज्वला गैस योजना लागू की जो 1 मई 2016 को प्रारंभ हुई थी। उसमें से कम 5 करोड़ लोगों को घरों में घरेलू गैस कनेक्शन मिला, जिससे महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली। बारिश के मौसम में मैं जब गांव और ढानियों का दौरा करती हूँ
वहाँ जाती हूँ तो महिलाओं को गैस मतलब चूल्हे जलाने में इतनी परेशानी होती थी, और विशेष रूप से बारिश के मौसम में जब लकड़ियाँ वो गीली हो जाती और उसको फिर फूंक फूंक के उनके मतलब फेफड़ों में बीमारियाँ हो जाती थी। तो उससे धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बीड़ा उठाया, और आज महिलाएं गर्व से सर ऊंचा करके कहती है कि भगवान, आज ऐसी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाई जिससे महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। काफ़ी महिलाओं को फ़ायदा हुआ और फ्री में गैस कनेक्शन दिए गए, और कई हमारे ऐसे शिविर भी हुए जिसमें मैं प्रधान रहते हुए मैं गई थी, और उन शिविर के अंतर्गत हमने उज्ज्वला गैस के अंतर्गत दो सिलेंडर और एक चूल्हा फ्री में दिया। जी। तो हम आपको शोभा जी की बात को आगे बढ़ाते हुए ये बात कहना चाहेंगे कि जैसा कि उन्होंने बताया कि 1 मई 2016 को इस योजना की शुरुआत हुई। योजना की लॉन्चिंग के साल में इसमें 1.5 करोड़ कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इस लक्ष्य के मुकाबले 2.2 करोड़ लोगों को कनेक्शन दिए गए। मार्च 2020 तक वंचित परिवारों को 8 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे 7 सितंबर यानी कि तय सीमा से पहले 7 सितंबर 2019 को भी हासिल कर लिया गया। शोभा जी, इसका मतलब ये कि ये योजना महिलाओं को एक सशक्त बनाने में और उनको एक राहत पहुंचाने की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण योजना, और जैसा कि आप बता रही हैं कि आपने ग्राउंड लेवल पर इसको गांव-गांव ढाणी-ढाणी में इसको महसूस किया। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं शोभा जी कि भारत गांवों में बसता है और किसान हमारा अन्नदाता होता है, और किसानों की प्रगति के लिए, किसानों की तरक्की के लिए इस सरकार के जो प्रयास हैं वो विशेष रूप से सराहनीय रहे हैं और बहुत ही प्रयासरत रही है सरकार। किसानों की समृद्धि के लिए वर्तमान केंद्र सरकार के प्रयासों के बारे में आपका क्या कहना है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान भाइयों के लिए, किसानों की जीवन स्तर किसानों का ऊपर उठे, इसके लिए इन्होंने किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्रतिवर्ष 6,000 रुपये उनके सीधे बैंक के खाते में जाते हैं और हर 2-2 हज़ार की किस्त उनको दी जाती है। तो इससे किसानों का जीवन स्तर भी ऊंचा उठा, उनको सम्मान से जीने का अधिकार भी मिला, और मतलब गरीबी रेखा से जो जी रहे थे उनको काफ़ी फायदा मिला। जी, यानी कि किसानों को की समृद्धि के लिए भी सरकार के प्रयास रहे, और खासतौर पर शुरुआत में एक बात देखी गई थी कि किसानों की आय दोगुनी करने का एक संकल्प लिया गया था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दोगुनी करने के लिए इन्होंने एक, जैसे किसानों के इस योजना के अंतर्गत फसल बीमा योजना है जिस पे ऋण दिया जाता था, फ्री में बीज दिया जाता था। इसके अंतर्गत भी कई छोटी योजनाएं 8-10 है जो किसानों के काफ़ी, सोलर लाइट से संबंधित है, खेतों में ये कर सकते हैं, बीज वितरण है, दवाइयाँ फ्री में है। तो किसानों का जीवन स्तर ऊंचा उठे, उनको मान सम्मान मिले और उनकी आय दुगनी हो, ताकि वो फसल मतलब एमएसपी से ज़्यादा रेट में किसान बेच सके, ताकि उनको फ़ायदा मिल सके। जी, तो हम ये कह सकते हैं कि अन्नदाता वर्ग की उन्नति के लिए भी वर्तमान सरकार के प्रयास बहुत सराहनीय रहे। अब जब हमने शुरुआत में शोभा जी बात की थी महिलाओं की, और आपने बताया कि महिलाओं को की उन्नति के लिए उज्ज्वला योजना के रूप में एक विशिष्ट योजना दी गई। एक और मुद्दा ऐसा है जो सीधे तौर पर महिलाओं से जुड़ा हुआ है। शोभा जी, हम सब लोग राजस्थान में रहते हैं, पानी की कमी और ख़ासतौर पर पीने के पानी की कमी, और भी विशेष रूप से कहें तो ग्रामीण अंचल में पीने के पानी के लिए हमेशा से हमारे रहा है कि महिलाएं दूर कुएं पर जाकर के या जल स्रोत के पास जाकर के पीने का पानी लेकर के आने, एक बहुत बड़ी एक परंपरा के रूप में हमारे रहा है। हर घर जल पहुँचे, इसके लिए वर्तमान केंद्र सरकार के क्या विशेष प्रयास रहे हैं? इस दिशा में भी कोई विशेष प्रयास किए गए हैं? जब हर घर नल कनेक्शन, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने घर घर नल कनेक्शन ये योजना निकाली है, इसके अंतर्गत कई गांव और ढानियाँ ऐसी है जो पानी से वंचित थी, उनको पानी का कनेक्शन न दिया गया। कई सालों से ऐसी ढानियाँ हैं जहाँ पर पानी, बिजली आदि, मकान की सब चीज़ों की व्यवस्था नहीं थी, फिर भी ऐसी हालात में आज ये योजना इनके लिए वरदान साबित हुई है। और आज घर घर नल कनेक्शन होने से काफ़ी पानी की टंकियाँ बन रही हैं, ट्यूबवेल स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे हमारे वहाँ क्षेत्र में पानी का एक मात्र पेयजल का स्रोत है पाली जिले में, जवई,
जी। काफ़ी जवई से भी कनेक्शन हो रखे हैं, लेकिन अभी वर्तमान समय में जवई की ये हालत है कि पूरे खाली पड़े हैं, तालाब, नदियाँ, कुएं सारे खाली पड़े हैं। ऐसी विकट स्थिति के अंतर्गत ये बहुत वरदान साबित हुई है। अभी हमारे ये दांतीवाड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे जोधपुर से ये आ रहा है पानी, तो रोड तक पहुंचा है, धीरे धीरे ये प्रोजेक्ट हमारे सोजत तक भी आएगा। काफ़ी घरों में काफ़ी गाँवों में अभी भी ये काम चल रहा है, हर घर नल कनेक्शन का पाइप बिछाए जा रहे हैं, घर घर नल कनेक्शन लिया जा रहा है। कई जगह मैंने बोरवेल भी करवाए पानी के लिए। कई ढाणियाँ ऐसी हैं जहाँ 15-15 दिन भी पानी नहीं आता, वहाँ अभी मैंने हैंडपम्प भी करवाए हैं और बोरवेल भी ऐसे करवाए हैं जहाँ पर वास्तव में विकट स्थिति है, ऐसे जगह पर पानी निकला है और मीठा पानी मिला, ताकि उनके लिए अमृत के समान है। क्योंकि काफ़ी सालों से उन क्षेत्र में ऐसी छोटी छोटी गांव ढाणियाँ हैं जहाँ पर आज दिन तक कोई विकास ही नहीं हुआ। ऐसे गांव ढाणियों में मैंने ये काम करवाए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी कि ये जो बीड़ा इन्होंने उठाया है हर घर नल कनेक्शन का, पूरे भारत में जगह जगह गाँवों में, ढाणियों में ये घर घर तक पहुँचा है। जी, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में हम उस स्थिति तक पहुंचेंगे जब हमारे घर की महिलाओं को कम से कम पीने के पानी के जल के लिए और जल जैसी चीज़ के लिए उन्हें दूर दूर तक नहीं जाना पड़ेगा और घर तक जो है नल के माध्यम से जल आएगा। हम बात कर रहे थे किसानों की, हमने बात की, महिलाओं की बात की, लेकिन एक बहुत बड़ा वंचित तबका होता है हमारे वो गरीब जन जो किसी वजह से आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। गरीब कल्याण के लिए एक बहुत विशेष योजना प्रधानमंत्री जी की रही है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? ये योजना क्या है और किस तरह से इसको गरीबों को फ़ायदा पहुंचा है? ये हमारे गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत प्रत्येक किसान को प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो का अन्न दिया जाता था। उसमें जैसे 2 किलो चना है, 3 किलो गेहूं है, ये मिला के पिसवा लेते थे लोग। और उस कोरोना काल में वो इतना जबरदस्त काम आया कि पूछो मत, बेचारे गरीब के खाने के कोरोना की विकट संकट में, जब उस चुनौती भरे समय में उसमें अन्न की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ी, उसमें अन्न की आवश्यकता, ऐसे में दुकानें सारे बंद, घर से निकलना बंद, ऐसे में वो बहुत वरदान साबित हुई। और बेचारे गरीबों के लिए खाने के मतलब बाहर, यानी कि वो ने व्यवसाय के भी सारे रास्ते बंद है। किसानों के तो वैसे भी मतलब किसान तो दुखी था, और ऐसे कोरोना काल में इधर विकट संकट पानी का और इधर उनके गरीबी की हालात में वो बहुत ही वरदान साबित हुई। जी, आपको बताना चाहेंगे कि केंद्र सरकार की इस योजना के तहत 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को हर महीने हर सदस्य 5 किलो अधिक अनाज जैसे गेहूं या चावल दिया जाता है, और इसके बाद 5 किलो और ज़्यादा राशन की सुविधा दी जाती है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जैसा कि शोभा जी ने बताया कि शुरू में इस योजना को अप्रैल से जून 2020 के लिए ही लागू किया गया, लेकिन समय समय पर इसमें विस्तार किया जाता रहा और वर्तमान में इस योजना को सितंबर 2022 के लिए बढ़ा दिया गया है। शोभा जी, एक और महत्वपूर्ण बात जो हमारे सीधे तौर पर हमारे घर परिवार से जुड़ी हुई है, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। अब निरोगी काया ही नहीं होगी तो विकास और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो काफ़ी बेमानी से शब्द लगता है। वर्तमान सरकार का आम लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के, भारत की आम जनता के स्वास्थ्य को लेकर के क्या सोचना है, और इस दिशा में केंद्र सरकार के क्या विशेष प्रयास इस 60 साल में रहे हैं? आयुष्मान भारत योजना, इसके माध्यम से जो गरीब तबके के लोग थे, जो नीचे स्तर के जो जीवन यापन करने वाले लोग थे, वो इलाज कराने में सक्षम नहीं थे कि इतना महंगा इलाज कहाँ से करवाएं। तो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की उन लोगों के बारे में, और ये आयुष्मान भारत योजना निकाली। इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज और जांचें फ्री, ताकि कोई भी गरीब से गरीब आदमी भी इसमें इलाज करा सकता है। और इसमें काफ़ी ऐसे नहीं है कि गरीब तबके, उच्च वर्ग के लोगों को भी काफ़ी फायदा मिला। 5 लाख तक की राशि कोई कम नहीं। देखिए, जब हम इलाज की बात करते हैं तो शोभा जी, खांसी जुकाम बुखार की बात तो बहुत होती है, तो खांसी जुकाम बुखार की बात है, लेकिन जब बड़े इलाज होते हैं तो उसमें बहुत पैसा खर्च होता है। तो आयुष्मान योजना ये जो है वो निश्चित रूप से इसमें काफ़ी मददगार साबित हुई है। जी जी।
तो हम इसके लिए निश्चित रूप से कह सकते हैं। और अब विशेष रूप से ऐसे तो बहुत सारी ऐसी बातें, अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की शोभा जी हमारे कोरोना काल की। जी जी। और कोरोना का काल ऐसा रहा कि हम ये कई बार तो हम बात करते हैं कि हमारी पिछली कई पीढ़ियों ने ऐसा चुनौती भरा समय नहीं देखा जैसा कि हमने देखा। कोरोना के समय में एक बहुत बड़ी बात आई एक टीकाकरण की, क्योंकि टीकाकरण को एक बहुत बड़े इससे बचाव के रूप में देखा गया। कोरोना से बचाव और उसके टीकाकरण के संबंध में केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जब कोरोना काल था गौरव जी, तब मैं प्रत्येक घर घर वार्ड में और मंडल वाइज मेरे सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेके 10-10, 15-15 किलो के पैकेज बना के और ये घर घर तक पहुंचाए। जो गरीब तबके के लोग हैं उनके घर तक अन्न कैसे मिले, मसाले और सारे मिला के उनको 15 किलो राशन किट के रूप में प्रत्येक घर में वितरित किया। और इसके अलावा कोरोना काल में हॉस्पिटल में मैंने 1 करोड़ रुपए के मशीनरीज और ये जांचों की मशीनें जितनी भी प्रकार की हैं, दवाइयाँ और किट, ये सारे वितरण किए। और ये सोचा कि भाई हमारे क्षेत्र के लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और बेचारे गरीब तबके के लोग। और उस समय मैं जब हॉस्पिटल में गई तब एक एक दिन में 15-15, 20-20 पेशेंट की जान जाती थी। ऐसे में टीकाकरण के एक टीके के 50,000 रुपए लगते थे, उसको फ्रीज में रखा जाता था। चुनौती भरा समय था। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ऐसी विकट स्थिति में उन्होंने एक नहीं 2 टीकों का आविष्कार किया और आज भारत में ही नहीं विदेशों में भी इनको भेजा ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। उसके अलावा उन्होंने 2 टीकों के अलावा भी बूस्टर डोज भी निकाली ताकि इससे उनको वापस रिकवरी जल्दी से हो जाए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो इस समय मौजूदा केंद्र सरकार के समय में, चाहे इसको चुनौती के रूप में कहें, जो दुनिया का सबसे बड़ा जो एक टीकाकरण अभियान हुआ उसको सफलतापूर्वक लागू किया गया। और शायद कहीं ना कहीं दुनिया भर के देशों में हमारे देश भारत का जो टीकाकरण अभियान और टीकाकरण से लड़ने का जो एक अभियान था वो बहुत ही सफल रहा और निश्चित रूप से विदेशों को भी उसको सहायता पहुंचाएगी, जिसके दुनिया भर में शोभा जी उसकी सराहना की। इससे हमारे विदेशों में भी हमारा मान सम्मान बढ़ा। तो निश्चित रूप से जब विदेशों में हमारे देश का मान बढ़ता है तो हम भारतवासियों का ही मान किसी तरह से बढ़ता है। अभी जैसे आपने बात कही कि जब केंद्र सरकार की योजनाएं आती हैं, केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं आम जनता के लिए होती हैं, तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप उनकी मॉनिटरिंग यानी कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन हो और अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे, इसको किस तरह से सुनिश्चित करती हैं? जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी कार्य किया गरीब तबके के लोगों के लिए, उन्होंने एक अंत्योदय की भावना से काम किया कि नीचे से नीचे आदमी, गरीब से गरीब लोगों तक ये योजना कैसे पहुंचे, उसका उन्होंने प्रयास किया। और मैं खुद जाके गांव ढाणिया, जहां पर आज दिन तक वैसे जाने के रास्ते भी नहीं है, ऐसे ऐसे जगहों पे मैंने रोडें बनवाई, 10 लाख रुपए तक की रोडें बनवाई। उसके अलावा ये जो गांव ढाणिया हैं वहां पर अभी जैसे मैं गई थी, कई गांव में जैसे पानी नहीं है, तो ये घर घर नल कनेक्शन जो भी हुआ उसमें भी काफ़ी सफलता मिली। उसके बाद अन्न योजना के अंतर्गत इनको कई नाम अभी जैसे छूट गए थे उसमें देने के लिए, DSO से कह के मैंने उनको नाम भी जुड़वाए और खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत। और कई लोगों को जैसे उनके कोई जांच की मशीनें वगैरह उसके अभाव में जाने भी गई, तो वो कोरोना से रिलेटेड के अलावा भी जो दूसरी मशीनें जो मुझे उन्होंने डॉक्टर साहब ने लिखवाई वो मैंने उपलब्ध करवाई। यानी कि जन स्वास्थ्य को जोड़े जाने के लिए काफी प्रयास किए गए और ताकि अंतिम व्यक्ति तक के स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जा सके। शोभा जी, एक बार फिर से वो कहना चाहूंगा कि आप एक महिला हैं, घर परिवार भी संभालती हैं और महिलाओं के रोजमर्रा के काम में एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है अपने घर को साफ सुथरा और स्वच्छ रखना। और अब यही बात जब हमारे पूरे देश के मुखिया के लिए सामने आती है तो इस देश को स्वच्छ रखने में मौजूदा केंद्र सरकार और इनके मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष प्रयास रहा। क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से इस स्वच्छ भारत के अभियान को आगे बढ़ाया गया और क्या योगदान इस दिशा में रहा? मैं गौरव जी आपसे कहना चाहती हूँ कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमारे यहाँ पर 10 करोड़ से भी ज़्यादा शौचालय बनाए गए। मतलब प्रत्येक घर, ऐसा कोई गरीब न बचे जिसके शौचालय नहीं हो। कई बार पहले आवास मिलते थे तो उसमें 65,000 की राशि दी जाती थी राज्य सरकार द्वारा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने
एक गरीब के दुख को समझा और उसकी राशि को बढ़ाकर इन्होंने 1,45,000 यानी कि 1.5 लाख रुपए दिए ताकि उनका घर भी बन जाए और 12,000 रुपए शौचालय के दिए ताकि शौचालय भी बन जाए। आज प्रत्येक महिला का सम्मान बढ़ा, इससे आत्मसम्मान बढ़ा, क्योंकि जब वो बाहर खुले में शौच में जाती थी तो काफ़ी बीमारियों का सामना भी करना पड़ता था और खुले में शौच जाने में निसंकोच महिलाओं को थोड़ा दिक्कत होती थी, तो उनका सम्मान बढ़े, उनकी इज्जत, घर की इज्जत घर में बनी रही। शोभा जी, आज़ादी के 60, 65, 67 साल के बाद में भी भारत में एक बड़ी अजीब सी स्थिति थी कि भारत की एक बहुत बड़ी आबादी, एक बहुत बड़ी जो जनसंख्या है वो बैंकिंग सुविधाओं से वंचित थी। और बैंकिंग सुविधाओं, बैंक का खाता तो ये माना जाता था कि साहब बैंक का खाता तो होता ही उसका है जो अमीर हो। क्या पिछले 8 सालों की अगर बात करें तो क्या इस दिशा में कोई स्थिति बदली है, और अगर हाँ तो कौन सी ऐसी योजना है जिसका आप विशेष रूप से जिक्र करना चाहेंगे? पहले ये होता था गौरव जी कि ये उसमें पैसे होते थे, वही आदमी अपना खाता खुला ये माना जाता था कि बैंक खाता अब गरीब, प्रत्येक गरीब के पास में पैसे नहीं होते थे, उनको जीवन यापन करने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते थे, तो बेचारे खाते कैसे मिनिमम बैलेंस जो होता है, मिनिमम बैलेंस वो भी होता है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको दुख को समझा और जीरो बैलेंस में उनके खाते खुलाए। आज मैंने भी, हमारे यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल साहब पधारे थे और मैं और मेरे साहब दोनों गए थे वहाँ एप्लीकेशन लेके, और फिर वहाँ उनसे मैंने कहा भाई हमारे वहाँ बैंकों की असुविधा, बैंक एक ही था मात्र गांव में पूरा, तो मैंने वहाँ उनसे अनुरोध किया तो उन्होंने फटाक से हमारे वहाँ गांव में एक स्वीकृत राष्ट्रीयकृत बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, ये खुलवाया और अभी जीरो बैलेंस से उसी दिन 1,000 खाते खुलाए गए। तो इससे लोगों को काफ़ी फायदा मिला। और जैसे दूर दराज के ढाणियों के लोग हैं तो एक जगह आते थे तो हमारे गांव में 5-5 किलोमीटर की लाइन लग जाती थी वहाँ पे। अच्छा। अब वो बैंक के खुलने से काफ़ी लोगों के फायदा हुआ, ताकि आधे से ज़्यादा लोग इधर डाइवर्ट हो गए। जी हाँ, यानी कि मतलब एक से ज़्यादा जब बैंक की शाखा खुलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जन धन योजना के माध्यम से जन धन योजना के माध्यम से जिस तरह से लोगों का जुड़ाव हुआ और जीरो बैलेंस पे खाते खुले, इसी तरह से जब हम आर्थिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो एक और महत्वपूर्ण योजना है मुद्रा लोन योजना। मुद्रा लोन योजना के माध्यम से एक आम जन को किस तरह से राहत पहुंचाई गई और ये योजना एक रोजगार सृजित करने में किस तरह से लाभप्रद रही? जी, प्रधानमंत्री जी ने, जिसे कई बेरोजगार युवक जैसे पड़े हुए बैठे हैं, उनके पास कोई रोजगार के साधन नहीं है, उनके पास कोई आय के साधन नहीं है, तो उनके दुख को समझ करके इन्होंने कहा कि भाई ये किस तरह से इनके पास पैसा भी नहीं है, रोजगार कैसे खोलेंगे, तो उनके लिए बिना ब्याज पे बैंक से लोन दिया, ताकि कम, बिल्कुल बिना ब्याज के लोन देके उनका व्यवसाय किस तरह से खोला जाए उसके बारे में उन्होंने चिंता की, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपना काम कर सके। यानी कि अपने स्वरोजगार की तरफ एक कदम बढ़ाने के लिए एक आरंभिक पूंजी की जो जरूरत होती है उसको पूरा करने में ये योजना काफी महत्वपूर्ण रही। महिलाओं की एक बार फिर से बात करना चाहेंगे कि हर महिला का एक सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो, और अपने घर को सजाने में, संवारने में और उसको व्यवस्थित करने में एक महिला को न सिर्फ एक सुरक्षा का एक भाव होता है, बल्कि वो ऐसा लगता है कि जीवन सफल ही उसको अपने घर में लगता है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की तरफ से एक आम जन को अपना घर मुहैया कराने की दिशा में क्या प्रयास किए गए और कौन सी ऐसी योजना है जिसका आप उल्लेख करना चाहेंगे? जी गौरव जी, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ पे हजारों की संख्या में मतलब आवास बने हैं। पहले वही 65,000 रुपये मिलते थे राज्य सरकार से, इनको बढ़ा करके कि बोले 65,000 में मात्र एक रूम भी नहीं बनता। अब 1.5 लाख रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बढ़ा के दिए, तो उसमें 2 रूम और किचन और हॉल आराम से बन सकता है 1.5 लाख में, और 12,000 रुपये अलग से शौचालय के दिए। और जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत इसमें वो बिजली कनेक्शन भी दिया गया, अब घर घर नल कनेक्शन भी हो गया, तो प्रत्येक गरीब के छत का हो, मतलब ये सपना उन्होंने सोचा कि प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर छत हो। तो उस भावना को लेके आज प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत काफ़ी लोग लाभान्वित हुए हैं, और मैं खुद जाके उनको देख के आई हूँ, क्षेत्र में जाके दौरा करके आई हूँ, तो इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिला कि प्रत्येक महिलाओं को इससे फ़ायदा मिला कि अपना घर हो।
स्वयं का एक सपना होता है कि भाई हमारा एक घर हो, तो इस सपने को साकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। जी, और हम अगर हमारी चर्चा में अगर एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारे घर परिवार के लिए बहुत ज़रूरी होता है और एक किसी भी एक सभ्य देश की आबादी के लिए आवश्यक होता है, वो होता है शोभा जी शिक्षा। जी, शिक्षा के बगैर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जीवन अधूरा है। और शिक्षा के क्षेत्र में मौजूदा सरकार के क्या प्रयास रहे, और विशेष रूप से हम आपसे भी पूछना चाहेंगे कि जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में जिक्र किया था कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों के लिए आपको सम्मानित किया गया, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या ऐसा विशेष काम किया गया और आपके क्षेत्र में इस दिशा में क्या महत्वपूर्ण प्रयास हुए? चूँकि मुझे शिक्षा से बहुत लगाव है, शिक्षा के क्षेत्र में मुझे राज्य स्तर पुरस्कार भी दिया गया जी। और अभी मैं जब विधायक बनी उसके बाद से कम मैंने 30 से भी ज़्यादा स्कूलों को क्रमोन्नत कराया है जी। और वैसे हमारी अभी सरकार नहीं होते हुए भी मैंने कम से कम काफ़ी स्कूलों में 4 दीवारी है, जैसे खेल मैदान है, अभी मैंने 5 या 6 खेल मैदान स्वीकृत कराए हैं ताकि बच्चों को खेलने की भावना हो और उनको खेल सके ताकि स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हो। और इसके अलावा मैंने स्कूल चेकिंग में गई तब बच्चों के जैसे पीने का पानी नहीं है, चिकित्सा की सुविधा नहीं है, बैठने के लिए नहीं है, फर्नीचर नहीं है, कई प्रकार की असुविधाएं थी। तो शिक्षा के लिए मैंने मतलब जोर देते हुए, विशेष रूप से मैं बालिका शिक्षा पे जोर देते हुए मैंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को शिक्षा दी जाए। कुछ बालिकाएं ऐसी होती थी कि गांवों की ऐसी सोच होती थी कि 5वीं या 8वीं इनसे ज़्यादा बच्चियों को नहीं पढ़ाते थे, लेकिन अब स्कूल क्रमोन्नत होने के बाद जो ड्रॉप्ड हो गई लड़कियां उनका वापस एडमिशन करवाया और उनके माता पिता को समझा करके वापस मैंने कहा बालिका शिक्षा बहुत जरूरी है। एक बेटी पढ़ेगी तो एक नहीं दो परिवारों का नाम रोशन करेगी। तो इसके लिए मैंने शिक्षा के क्षेत्र में खूब काम करवाया और अभी मैंने विधायक रहते हुए हमारे वहाँ पे कॉलेज की भी स्थापना, जैसे हमारे गांव में भी कॉलेज करवाया, एक सोजित में भी कॉलेज को पीजी करवाया। तो शिक्षा के क्षेत्र में मैंने खूब नवाचार किए हैं। और ये तो शिक्षा के क्षेत्र की बात हुई, लेकिन अब एक और बिंदु पर बात करके हम आज की चर्चा का विराम देंगे, और वो ये है कि जब हमारा घर परिवार होता है तो इसमें बहुत बड़ी आवश्यकता होती है जब हमारा परिवार आगे बढ़ता है तो सुरक्षित मातृत्व की, क्योंकि हमारे घर की महिलाओं को जब तक सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य की अवधारणा जो है वो बिल्कुल अधूरी रहती है। सुरक्षित मातृत्व की दिशा में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना लागू की गई और इससे देश में महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा को किस तरह से लाभ पहुंचा? जो गरीब तबके की महिलाएं हैं जिनको कई बीमारियां और बच्चे कुपोषित शिकार होते हैं, उनके बचाव के लिए उन्होंने टीके बनवाए ताकि उनको फ्री में टीके लगवाए जाएं। जगह जगह आंगनवाड़ियों पे भी लगवाएं ताकि महिलाओं को किसी प्रकार की, जैसे ज़्यादातर महिलाओं को कैल्शियम की, विटामिन डी की कमी होती है, उस वजह से महिलाएं क्या होती है कि अक्सर उनको जानकारी न होने के पाने की वजह से वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाती। तो उनको जाके आंगनवाड़ी महिलाओं के द्वारा मैंने वहाँ घर घर, जैसे ढाणियाँ जहाँ पर वो हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाती हैं, उनको जाके वहाँ शिक्षा दी, भैया ये टीका लगवाओ, इसके लगाने से आपको ये फायदा होगा। यानी कि हर दिशा में एक समग्र रूप से जिस तरह के प्रयास केंद्र सरकार की ओर से किए गए वो निश्चित रूप से इस शब्द को प्रतिपादित करते हैं, 8 साल बेमिसाल। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद रही पाली जिले के सोजत से विधायक श्रीमती शोभा चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि विकास की जो ये यात्रा शुरू हुई है पिछले 8 साल बेमिसाल के रूप में, तो ये सतत यात्रा इसी तरह से जारी रहेगी और भारत इसी तरह से मौजूदा केंद्र सरकार के नेतृत्व में जो भारत इस तरह से आगे बढ़ रहा है, ये सतत विकास यात्रा जारी रहेगी। आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार। धन्यवाद।